हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज हम फाइनली एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे से आप इसमें से मार्क्स भी आराम से ले सकते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग जो होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग इसे कैसे यूज किया जाता है, मैनेजमेंट इसे कैसे यूज करती है फॉर डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रोडक्ट इन पीरियड क्या कॉस्ट होती है, उसको आप जरूर पढ़िएगा मार्जिनल कॉस्टिंग वाली वीडियो को देखने से पहले। इसे कंटिन्यू करें उससे पहले आप वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है ये हम एक छोटी सी एक्टिविटी से देखेंगे। हमें फिर बाद में खुद ही समझ में आ जाएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग होती क्या है। जस्ट सपोज एक कंपनी जिसकी प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स की। एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है 5000 यूनिट्स की और वो सेल करती है 4000 यूनिट्स को। प्रोडक्शन हो रही है 5000 यूनिट्स की और वो सेल करती है 4000 यूनिट्स। अभी हम 4000 नहीं, इसे हम 5000 ही ले लेते हैं। चलो, 5000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो रही है और सेल भी वो कर रही है 5000 यूनिट्स को। ठीक है, अब वो क्या करती है, कंपनी अपनी प्रोडक्शन को रेज करती है, अपनी प्रोडक्शन को रेज कर देती है और 6000 यूनिट्स बनाने लगती है। ठीक है, 6000 यूनिट्स को बनाने लगती है, पर जैसा एक्सपेक्टेशन था सेल्स भी बढ़ेंगी वैसा हुआ नहीं और आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गई। उस कंपनी की सेल्स जो है वो डिक्रीज होकर वो हो गई 4800 यूनिट्स की। वो आपकी सेल्स जो है डिक्रीज हो गई, सिंपल। अब वो सेल्स जो है डिक्रीज किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है, वीक इकोनॉमी थी इसलिए हो गई, तो आपकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो गई। अब आपको ये जो न्यू सिचुएशन दिख रही है, ये जो आपकी अभी ये न्यू सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए, राइट? आपका जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए, बिकॉज आपने यूनिट्स तो बहुत बना ली, 6000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है तो कॉस्ट भी होगी, और जो प्रोडक्शन करी है तो कॉस्ट है, बट आपने उसे रिकवर नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास इतनी सेल्स हुई नहीं है। तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट एज कंपेयर टू आपका प्रीवियस ईयर जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, ये हमने सोचा, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट हमारा कम होना चाहिए एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, पर ऐसा हुआ नहीं। प्रॉफिट तब भी इन्फ्लेट हुआ, इंक्रीज ही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? अब पॉइंट आता है ऐसा हुआ क्यों, यही रीजन जानने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग का इन्वेंशन हुआ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करते हैं फिर मैनेजर्स। पहले हम जान लेते हैं कि ये सच में ऐसा हुआ कि हमारा प्रॉफिट तब भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि मैम हम आपकी बात पे ऐसे तो यकीन करने नहीं वाले हैं, हमें तो प्रूफ चाहिए और प्रूफ हम आपको देते हैं अभी। तो चलो बनाते हैं एक इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए, चलिए तो हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ आपके पास आ गया, आपके जो भी पर्टिकुलर्स आएंगे वो सब हम लिख देंगे और ये हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। ओके, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, क्योंकि हमने सेल्स की है। हमें बेसिकली क्या करना है, सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके पता करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा, राइट? यही चीज हमें करनी है, सेल्स में से प्रॉफिट को कॉस्ट को माइनस करना है एंड देन पता करना है कि हमारा जो है प्रॉफिट कितना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया हमारा सेल्स। सेल्स हमारे पास कितनी आई है, हमारे पास हुई है, अभी ये सारी जो है इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस कंपनी की इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोडक्शन उसने की है 5000 यूनिट्स की, सेल्स उसने करी है 5000 यूनिट्स की, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो चल रहा है वो 200 रुपए पर यूनिट चल रहा है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी चल रही है वो हो गई आपकी 1 लाख की, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो ₹50 पर यूनिट है, और फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो 55,000 है। सेलिंग एक्सपेंसेस
जो कि वेरिएबल नेचर के हैं वो है 10 रुपी पर यूनिट, और जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो है आपके 25,000। सिंपल है, बहुत इजी सा है, जिसमें हमें ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल रही है। अब हम क्या करते हैं, सेल्स का हम देखते हैं कि सेल्स हमारे पास कितनी है, 5,000 यूनिट्स की है। सेल्स है 5,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 200 रुपए पर यूनिट है। तो हमारे पास कितना अमाउंट बन गया, 10 लाख रुपीस का, तो हमारा सेल्स हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। हमें क्या करना है, कोस्ट को हमें लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। कोस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, एक बार फिर से लिख देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं उसमें हमारा जितनी भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, प्लस हमारी फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट होगी, उसको हम लिखेंगे। अब वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारा क्या क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। और जो फिक्स्ड वाला होता है उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको निकालना पड़ेगा हमें कि कैसे निकलेगा। तो हम इसमें वर्किंग नोट पे आते हैं कि कैसे बनाएंगे इसे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कि हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट हमारे को कितनी पड़ रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, सिंपल हमें देखना है कि हमारा कितना कॉस्ट हुआ है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, कि बनाने में कितना खर्चा हुआ। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ओवर कितनी यूनिट्स आपने बनाई, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जितनी यूनिट्स आपने बनाई। अब आपको क्या पता चलेगा, कॉस्ट पर यूनिट पता चलेगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी पर यूनिट कितनी बन रही है। तो हमने देखा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 50 रुपए पर यूनिट, राइट। तो 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से है, और हमने यूनिट्स कितनी बनाई है, 5,000 यूनिट्स बनाई है, इनटू 50 रुपए के हिसाब से टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगी, इनको मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वो है, वो कितनी है, वो हमारी है 1 लाख रुपीस की। तो 1 लाख रुपीस हम यहाँ पे दिखा देंगे। डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अब क्या आ रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बात आती है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आपके पास कितनी है, आपने बनाई है 5,000 यूनिट्स ही आपने बनाई है। तो आप देखते हैं कि अब इसको सॉल्व करके आपके पास क्या वैल्यू आती है। इसको सॉल्व करके आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 3,50,000 डिवाइड बाय 5,000, जो कि आपका बन जाएगा ₹70 पर यूनिट। ये आपकी आ गई ₹70 पर यूनिट। तो अब यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि हमारा कितना बन जाएगा, ये किस हिसाब से हम ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाएंगे कि हमने 5,000 यूनिट्स बनाई, मतलब कि जितनी कॉस्ट आपको इस 5,000 यूनिट्स को बनाने में लगी है, जो ये आप सेल कर रहे हो, 5,000 यूनिट्स पर आपकी कितनी कॉस्ट बनी। तो 5,000 यूनिट्स पर हमारी ₹70 पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट लगी है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास कुछ अमाउंट आएगा 3,50,000। तो हम लिखेंगे 3,50,000। 5,000 यूनिट्स को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी उसको हमें माइनस करना है। सेल हमने 5,000 यूनिट्स की करी और
कितनी कॉस्ट लगी है इस 5000 यूनिट्स को बनाने में, उस कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, उस कॉस्ट को हमने माइनस कर दिया और अब हमारे पास अमाउंट कितना आ रहा है, 6,50,000। 6,50,000 हमारे पास आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन। अब हम क्या करेंगे, लेस करते हैं इसमें से जो आपकी बाकी की कॉस्ट है उसको हमें लेस करना है। तो आपके पास क्या आएंगे, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को अपने लेस कर देना है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में जो भी आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस है हम उसे लेस कर देते हैं। अब देखो सेलिंग एक्सपेंसेस में आपके पास वेरिएबल कंपोनेंट भी है और फिक्स्ड कंपोनेंट भी है, तो दोनों को ऐड करके हमें टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस पता चलेंगे। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कितने बनेंगे, इज इक्वल टू वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस, तभी हमें टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस पता चलेंगे। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितनी है, हमने कितनी यूनिट्स को बेचा, हमने 5000 यूनिट्स को बेचा, इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट, आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट कितना था, ₹10 पर यूनिट। तो 10 रुपए के हिसाब से देखते हैं, प्लस आपका फिक्स सेलिंग एक्सपेंस कितना है, आपका फिक्स सेलिंग एक्सपेंस है 25,000। तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, ये आपका हो गया 50,000 प्लस आपका हो गया 25,000, ये आ गया आपका 75,000। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस भी आपके पास मिल गया 75,000। तो हम लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंस है आपका 75,000। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो हैं आपके सिर्फ फिक्स्ड नेचर के हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के हैं और कोई वेरिएबल कंपोनेंट नहीं है, तो सिर्फ हमें डायरेक्टली 55,000 लिखना है, तो हमने 55,000 लिख दिया और ये वैल्यू आपके पास आ जाती है 1,30,000। अब आप देखेंगे आपकी नेट इनकम कितनी आई है, नेट इनकम आपकी आ गई 5,20,000 की। नेट इनकम आपकी कितनी आ गई, 5,20,000 आपकी हो गई नेट इनकम। ठीक है, आप देख रहे होगे मैंने इसमें कहीं पे भी वेरिएशन नहीं करी, वेरिएबल की फिक्स्ड की अलग से मैंने नहीं दिखाया कि कितना वेरिएबल आपका फिक्स्ड ओवरहेड है, मतलब कितना आपका वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट है, या फिर आपका वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस कितना है, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस कितना है, ये सब कुछ मैंने नहीं दिखाया। मैंने ये सब कुछ क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ना, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हो रही है, ये रिपोर्टिंग जो हो रही है एक्सटर्नल हो रही है। कभी भी आप अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, P&L अकाउंट बनाते हैं, तो क्या आप वहां पे फिक्स्ड लिखते हो, वेरिएबल लिखते हो, नहीं लिखते हो, आप टोटल कॉस्ट बताते हो कि कितनी आपकी लगी है। वैसा ही मैंने किया है इनकम स्टेटमेंट में, मैंने टोटल बनाया है, मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है, सेग्रीगेशन नहीं किया है कॉस्ट का। अब आ जाते हैं वो दूसरी सिचुएशन पर जब हमारी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होती है पर सेल्स हमारी इंक्रीज नहीं होती है। अब हम वो सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब वो सेकंड पार्ट जो है इसी के इधर ही करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब हम वो सेकंड वाला पार्ट करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट उस केस में क्या होगी।
हमने क्या किया, फिर से सेल्स करनी है। इस बार जो प्रोडक्शन है वो 6000 हो चुकी है और जो सेल्स है वो आपकी 4800 हो चुकी है, बाकी सब कुछ सेम है। तो सेल्स जो है आपकी हुई है 4800, 4800 के अकॉर्डिंग आपकी जो सेल्स है वो कितनी हो जाती है, वो आ गई आपकी 9,60,000। लेस करेंगे हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने लेस कर दिया 4800 इंटू, अब देखो 4800 जो आपने ये यूनिट्स को किस कॉस्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था वैसा ही हम यहाँ पे भी करेंगे कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट पता करेंगे कि कितनी होगी। तो हम ये चेक करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय number of units produced। तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपने कितनी यूनिट्स बनाई थी, आपने यूनिट्स कितनी बनाई थी, 6000 यूनिट्स बनाई थी। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए कितनी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट थी आपकी, यहां पर मेंशन है आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कि आपकी कितनी थी, वो आपकी थी 50 रुपए पर यूनिट। तो हम वो 50 रुपए पर यूनिट यहाँ पे शो करेंगे। प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि आपकी थी 1 लाख रुपीस की, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितनी यूनिट्स आपने बनाई, 6000 यूनिट्स बनाई। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये कुछ आएगा 4 लाख डिवाइड बाय आपका आ जाएगा 6000 जो कि कुछ 66.67 बनेगा रुपी पर यूनिट। तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 66.67 पर यूनिट के हिसाब से हमें चेक करनी है, जो कि आएगी आपकी 3,20,016। तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके आपके पास जो ग्रोस मार्जिन बनेगा वो बनेगा कुछ ये। उसके बाद आपने क्या करना है, लेस करना है जितना भी आपके बाकी के एक्सपेंस है। तो बाकी के एक्सपेंस आपके पास क्या है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एक्सपेंसेस में देखें तो फिर से एक बारी हम इसे कैलकुलेट करते हैं सेलिंग एक्सपेंस को। तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस हमें चाहिए, इज इक्वल टू, तो टोटल सेलिंग एक्सपेंस फिर से वही होगा कि वेरिएबल कंपोनेंट भी है और फिक्स्ड भी है। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस प्लस फिक्स सेलिंग एक्सपेंस। तो वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपने कितनी यूनिट्स को बेचा। अब देखो सेलिंग एक्सपेंस तो जितनी यूनिट्स को बेचोगे उसी पे ही लग सकता है ना। तो बेचा तो आपने 4800 यूनिट्स को है, तो हम लिखेंगे 4800 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट आपका कितना था, वो 10 रुपए है। और आपके फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आपके हैं 25,000। तो इसे सॉल्व करें तो 48,000 प्लस 25,000 जो कि आपका आ जाएगा 73,000। तो 73,000 जो है आपका सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए आपके 73,000। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस
व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि आपका पूरा का पूरा बताया हुआ है कि फिक्स्ड ही है, कोई वेरिएबल कंपोनेंट नहीं है, वो आ गया आपका 55,000। टोटल करते हैं जो कि आपका आएगा 1,28,000 और आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। तो नेट इनकम आपके पास आ गई अब आप कंपेयर कीजिए इन दोनों स्टेटमेंट को। मैंने वैसे ही जस्ट कैलकुलेट किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं करी है फिक्स्ड एंड वेरिएबल में, जस्ट सिंपली दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने बनाया है। अब एक बारी हम पर यूनिट जो है हम चेक करते हैं कि सेल हमारे पास जो ये ग्रोस मार्जिन पर यूनिट जो है वो कितना आया। ये जो ग्रोस मार्जिन है पर यूनिट हमारे पास कितना आ गया, 6,50,000 हमारे पास ये ग्रोस मार्जिन था, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स को हमने सेल किया था, 5,000 यूनिट्स को किया था। और 5,000 यूनिट्स के बेसिस पर हमारे पास ये जो बनता है वो कितना बनेगा, ये बनेगा 130 पर यूनिट। 130 पर यूनिट मतलब कि हम इतना कमा लेते हैं एक यूनिट को बेच के, 130 रुपीज पर यूनिट। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्रोस मार्जिन पर यूनिट कितना है। तो ग्रोस मार्जिन पर यूनिट, इसमें हमें कितनी यूनिट्स के साथ डिवाइड करना है, 4800 यूनिट्स के साथ। और हम कितने कमा लेते हैं इसमें, हम इसमें कमा लेते हैं 133.3 पर यूनिट। देखिए आप इसमें ज्यादा कमा रहे हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, सिचुएशन ऐसी होनी नहीं चाहिए थी। तो ये क्या कर रहा है, मैनेजमेंट को रिजल्ट सही नहीं प्रोवाइड कर रहा। हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग तो ऐसे कर सकते हैं, बट इंटरनली हमें अगर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करना है तो उसके लिए हमें करेक्ट रिपोर्ट चाहिए। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में तो हम इस तरह की रिपोर्टिंग को कर सकते हैं जिसमें हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं करनी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, फुल कॉस्टिंग। इसमें हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं करी है, इसे हम कहते हैं फुल कॉस्टिंग। और इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं, जिसमें हमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं करनी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फुल कॉस्टिंग क्या होती है। फुल कॉस्टिंग में हमने क्या देखा कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसने फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को लिया है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों को लिया है और कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं करता फिक्स्ड कंपोनेंट में और वेरिएबल कंपोनेंट में। ये क्या करता है, सीधा सीधा उतना दिखाता है कि कितनी प्रोडक्शन की कॉस्ट हुई है। इट डजंट मैटर कि उसकी कितनी वेरिएबल नेचर की हुई है, कितनी फिक्स्ड नेचर की हुई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और जो बाकी के जितने भी एक्सपेंस हैं उनको वो एज अ पीरियड कॉस्ट लेता है, एज अ पीरियड कॉस्ट लेता है। तो आप लोगों ने अगर लास्ट लेक्चर किया होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है और पीरियड कॉस्ट क्या होता है। तो जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है, जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो क्या होता है और पीरियड कॉस्ट क्या होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो आपको ये कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा है उन यूनिट्स को बनाने के लिए, उसे हम एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे। और जितना भी आपका बाकी की नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सारी आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। तो जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो वो क्या करता है कि जितनी यूनिट्स आपने उस साल के अंदर बेची हैं, सिर्फ उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट होगी उसे एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया जाएगा। बाकी सारी कॉस्ट को एज एन इन्वेंट्री में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो 4800 यूनिट्स को ही हमने यहाँ पे एज अ कॉस्ट उसकी कॉस्ट दिखाई है। सिर्फ 4800 यूनिट्स को बनाने में जितनी कॉस्ट लगी है सिर्फ हमने उसको दिखाया है। बाकी की 1200 यूनिट्स का क्या, वो 1200 यूनिट्स की जो कॉस्ट है उसे हमने दिखा दिया इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री में। तो अगर इन डिटेल आपको ये प्रोडक्ट एंड पीरियड के बारे में जानना है, पीरियड कॉस्ट एंड प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में, तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। एंड आई होप आपको आज की क्लास में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो क्लियर हो चुका होगा।
मार्जिनल कॉस्टिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो फुल कॉस्टिंग होती है। वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी कॉस्ट होता है, चाहे वो वेरिएबल नेचर का हो या फिक्स्ड नेचर का हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो दोनों को दिखाती है और उतना ही एक्सपेंस करेगी, उतना ही खर्चा दिखाएगी जितनी यूनिट्स को उसने बेचा है। और जितनी यूनिट्स को उसने बेचा है उसको बनाने के लिए उसे जितना भी खर्चा हुआ है, सिर्फ वो ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाया जाएगा। बाकी का जो है वो एज एन इन्वेंट्री शो कर देगा, एज एन इन्वेंट्री शो कर देगा, और जो बाद में जब वो बिकेंगी तब उसको एज एन एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दिखाया जाएगा, पहले नहीं दिखाएंगे। पहले ये जो 1200 यूनिट्स हैं उन्हें हम एज एन इन्वेंट्री दिखाएंगे। इन्वेंट्री को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सिर्फ तभी कन्वर्ट करेंगे जब उसको हम एक्चुअली में बेचेंगे। और जो बाकी की कॉस्ट होती है उसे हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं। इट डजेंट मैटर कि आपका फिक्स्ड है, वेरिएबल है, डजेंट मैटर, वो पूरा का पूरा कॉस्ट जो है उसी साल के अंदर एक्सपेंस होगा जिस साल में वो हुआ है। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।